नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जो भी आप लोगों में से वीडियो ये देख रहा है तो उसको ये समझ में आ गया होगा थंबनेल देखते ही कि एक्यूरेट योगा की अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों ऐप के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। एंड्रॉयड फोन में आपको गूगल प्ले स्टोर इजीली मिल जाएगा। उसको ओपन करेंगे, सर्च बार में आप सर्च करेंगे एक्यूरेट योगा। जैसे ही आप एक्यूरेट योगा सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको ऐप दिखाई देगी एक्यूरेट योगा की। उसे आप ओपन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप ओपन होगी। जैसे ही ऐप ओपन होने पर आपको अपना फ़ोन नंबर भरना होगा। आप इसमें जल्दी से अपना फ़ोन नंबर भर देंगे, जो भी नंबर है आपका। तो जो ओटीपी होगा उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देंगे आप। ओटीपी फिल करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं। दोस्तों स्टूडेंट बटन पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आपको अपना नेम फिल करना होगा। नेम के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। फिर उसके बाद में रजिस्टर कर देंगे आप। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा CSIR UGC नेट। आप इस पर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। ओके, उसके बाद में आप जैसे ही ऐप में जाएंगे तो आपको नीचे बैचेस दिखाई देंगे, होम दिखाई देगा और स्टोर दिखाई देगा। तो स्टोर पर आप क्लिक करेंगे। स्टोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा। कोर्स में आप जो कोर्स दिया गया है उसे आप परचेज करेंगे। इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट स्टेट पूछा जाएगा। आप जहां से भी हैं वहां से आप टिक कर देंगे। सपोज आप दिल्ली से, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करते हैं। फिर आपसे बाइंग का ऑप्शन आएगा। आप गूगल पे से या फोन पे से, आप जिस तरीके से आप पे करना चाहते हैं, इसमें वैलेट से, यूपीआई आईडी से, नेट बैंकिंग, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट होगी, पेमेंट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सपोज किसी भी यूनिट को आप ओपन करते हैं, तो इसको ओपन किया जैसे फर्स्ट यूनिट को, तो आपको यहाँ पर यूनिट 1 की सारी वीडियोस नीचे मिल जाती है। जो भी सारे लेक्चर्स हैं मैंने सारे के सारे इसमें रख दिए हैं। सारे यूनिट 1 में आपके कवर हो गए टॉपिक। तो इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके दिख रहा होगा ये ब्लू बटन है, जिससे आप इस पर क्लिक करके वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप अपनी YouTube की वीडियोस को डाउनलोड करते हैं ऐप में, ऐसे ही इन वीडियोस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है जिन बच्चों के लिए नेटवर्क की दिक्कत होती है या नेटवर्क की वजह से जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और नेटवर्क कम होने के बावजूद आप इनको ऑफलाइन डाउनलोड लगा दीजिए और फिर बाद में जब आप चाहें तब इन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं बिना कोई डाटा खर्च किए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए UGC नेट JRF के जितने भी सिलेबस है वो मैंने सारा का सारा इस ऐप में डाल दिया है। इसके साथ में ही हमारी प्रतिदिन डेली लाइव क्लास भी चलती है। तो उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी आप कर सकेंगे इसी ऐप के साथ में, इन्हीं चार्जेस में। तो दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए और डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एंडोक्राइनल का मतलब सर कहते हैं, एंडोक्राइन का मतलब सर है अंतःस्रावी, है ना, अंतःस्रावी ग्लैंड्स। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पता है ऑलरेडी, है ना, वो चीजें हम देख लेते हैं। जिनको नहीं भी पता होगी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। सर की ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स का मतलब सर जो सीक्रेट करे कुछ भी, है ना। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, है ना, जो एक ग्रुप है कुछ सेल्स का, है ना, कुछ कुछ सेल्स का ग्रुप है, एक टिश्यू के रूप में, एक ऑर्गन के रूप में रहता है, जो कोई ना कोई सीक्रेशन करता है ना, सीक्रेशन करता है। वो सीक्रेशन सर हो सकता है, वो सीक्रेशन हो सकता है सर एंजाइम्स का हो, एंजाइम्स के रूप में हो, कोई बहुत ज्यादा जूसेस के रूप में हो। जूसेस मतलब जैसे लार हमारी पानी की तरह निकलती है ना, जूसेस के रूप में हो। लीवर हमारा बाइल निकालता है, वो जूस है। पेनक्रियाज हमारा पेनक्रियाटिक जूस निकालती है। पेट हमारा जैसे निकालता है ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फंडिक ग्लैंड से ये जो निकलते हैं म्यूकस वगैरह, इस तरीके से जूसेस वगैरह निकलते हैं। ऐसी ग्लैंड्स हो सकती हैं कुछ, जैसे हमारा पसीना निकलता है ऐसी ग्लैंड्स होती है कुछ सर, ऐसी ग्लैंड्स हो सकती, और ये बहुत ज्यादा लेवल में निकालती होती है ना, बहुत ही ज्यादा भरपूर लेवल में निकालती है। ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है सर जो सिक्रेशन बहुत कम करती है, सिक्रेशन करती है बट बहुत कम करती है ना, बहुत ही कम करती है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेशंस को हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो मतलब कि कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, कुछ ग्लैंड्स ऐसी है जो एंजाइम्स और जूसेस को सीक्रेट करती है। और ऑब्वियस सी बात है, जूस
जो सर ज्यादा होता है ना, गिलास जूस में होता है, किसी भी चीज को हम कहते हैं कि जूस है इसमें, तो सर जूस मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो हार्मोन सर छंटांक पर निकलते हैं, बिल्कुल ही मिलीग्राम्स में निकलते हैं, 1 ग्राम भी नहीं सर, मिलीग्राम्स में निकलते हैं, इतने हार्मोन्स निकलते हैं। तो कुछ ग्लैंड्स होती है हार्मोन्स वाली, कुछ जूसेस वाली होती है। हार्मोन्स वाली ग्लैंड्स होती है, ये सर इन ग्लैंड्स की खासियत होती है कि ये ग्लैंड, क्योंकि इनमें बिल्कुल ही जूस बहुत ही कम मात्रा में, किसमें, मिलीग्राम से, मिलीग्राम का मतलब कि आपने पानी का छींटा लेकर के और ऐसे दे देते हैं ना, पूजा आदि के बाद छींटा देते हैं घर में, तो ऐसे छटांक भर, मतलब उससे भी कम मात्रा में निकलता है। तो सर ऑब्वियस ही बात है, इतने पानी इतने जूस के लिए आपकी पाइप तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसमें सर पाइप नहीं होती इन ग्लैंड्स में, तो इन ग्लैंड्स को हम एक नाम से जानते हैं सर, डक्टलेस, क्योंकि इनमें पाइप्स की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा जूस है नहीं इनके पास, इतना पानी नहीं है ना, हार्मोन्स है, छटांक भर है बिल्कुल ही, तो वो वहीं पर, जैसे मान लो छटांक भर है, पानी बरसता है कई बार, तो थोड़ी थोड़ी बूंदे गिरती, धरती भी गिल्ली नहीं हो पाती, तो उसके लिए तो सर पाइप्स वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है ना छत पर, कि पानी कहीं जाए, है ना, उसकी निकासी की जरूरत नहीं है। तो डक्टलेस है सर, ऑब्वियस होता है। और इन ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं, एंडोक्राइन देते हैं, कि डक्टलेस है एंडोक्राइन, है ना, अंतःस्त्रावी, कि अपने ग्लैंड्स जो होती है अपने आसपास ही स्त्राव कर लेती है, अंतःस्त्रावी, बाहर दूर तक भेजती नहीं है पाइप्स के थ्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बन गए अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से कि हार्मोन जो होते हैं किन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, सर डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहा जाता है सर, क्योंकि हार्मोन सीक्रेट करती है और अपने आसपास में सीक्रेट कर देती है, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इधर आए एंजाइम्स की साइड, है ना, जूसेस की साइड, तो सर जूसेस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, ये तो सर कन्फर्म है अपने को ना, जूस का मतलब ही सर की बहुत ज्यादा है, और जूस ज्यादा निकल रहा है, जिस दिन बारिश ज्यादा होगी तो सर उस दिन छत पर हमारे पाइप लगी होनी चाहिए, ताकि पानी आराम से नीचे आ जाए, और हमारे घरों के आसपास भी सर नालियां बनी होनी चाहिए, ताकि पानी है जो दूर तक निकासी अच्छे से हो जाए, है ना, ज्यादा बनेगा तो जूस। तो इसीलिए इसमें सर पाइप्स लगी होती है नेचुरली, है ना, डक्ट्स लगी होती है, इनको डक्ट्स ग्लैंड बोल देते हैं, या फिर इनके लिए क्या नाम देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब सर एक्सो से एग्जिट वर्ड से बना है, एक्सो एग्जिट मतलब कि दूर बाहर निकालना, कि ग्लैंड जो है यहाँ पर, मान लीजिए कोई ग्लैंड है यहाँ पर, तो इसमें सर पाइप लगी रहेगी, यहीं पर अगर ये सीक्रेट करेगी तो ये खुद ग्लैंड ये गीली हो जाएगी, है ना, तो इसलिए क्या करती है, इसमें पाइप लग गई तो ये दूर तक जाकर सीक्रेशन करती है। ऐसी पाइप्स हमने कहां कहां पर देखी, कुछ जगहों पर हमने पाइप्स देखी थी ऐसी सर, एक तो हमने देखी थी लीवर में देखी थी, है ना, कोमल बाइल डक्ट के नाम से देखी थी, एक पेनक्रियाज में देखी थी, है ना, पेनक्रियाटिक डक्ट देखी थी, पेनक्रियाज में देखी थी, ठीक है, ऐसी ऐसी डक्ट देखी थी, है ना, ऐसी ऐसी कुछ डक्ट्स देखी थी सर, जो दूर तक लेकर के जा रही थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो जूसेस अथवा एंजाइम निकालती है। ये सर मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, आपके बड़े लेवल का कार्य करती है, और हार्मोन्स वाली ग्लैंड सर आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अंदर कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कार्य करती होती है ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ओके, डक्टलेस होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए बहुत, है ना, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखा कि डक्ट ग्लैंड कौन सी होगी, एक्सोक्राइन डक्ट्स वाली होंगी, जिसमें एंजाइम्स और जूसेस निकलेंगे, लीवर और पेनक्रियाज की एग्जांपल है। एंडोक्राइन की एग्जांपल्स की बात करें, एंडोक्राइन की, तो सर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है अपनी, है ना, ये क्या होती है सर, इसमें छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है जो थोड़ा सा जूस निकालते हैं, जो मेनली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगी, कोरिलेटेड होगी, या किसी ग्लैंड्स के हमें के हमारा विकास वगैरह ज्यादा करने से लेना देना है इनका, पाचन क्रिया में सहयोगी नहीं होती, मतलब एक तरह से हम बात करें तो, है ना। तो एंडोक्राइन की बात करें तो क्या क्या निकली सर, एंडोक्राइन में स्पेशली अपनी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट भी है, और हाइपोथैलेमस एक जो है अपने ग्लैंड में भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन निकालता है कई बार जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है, और मस्तिष्क का एक पार्ट तो है ही है। हाइपोथैलेमस किस मस्तिष्क में आता है, बड़े कौन सा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के प्रकार है क्या कोई, मिड ब्रेन ऐसा कुछ कर गया है, मिड ब्रेन में आता है हाइपोथैलेमस, सुपर हरियाणा, हिंड ब्रेन हाइपोथैलेमस हिंड ब्रेन में आता है। हिंड ब्रेन में क्या क्या आता है, पारुल चैनी जी, आदरणीय पारुल जी वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सर उसमें आता है अग्र मस्तिष्क में, ओ वेरी गुड वेरी गुड, आदरणीय प्रति ये जो क्या नाम था इनका, सॉरी पारुल जी वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने योगा से बीए किया है ना, ग्रेजुएट योगा में किया है, और अभी मास्टर कर रहे हैं, और आगे अभी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर, है ना। हाइपोथैलेमस किस में आता है, कंफर्म करके बताइए पारुल जी। सर उसमें फर्स्ट वाले नहीं आते सर, अग्र मस्तिष्क में। अच्छा ठीक है सर फ्रंट मस्तिष्क में, अच्छा फ्रंट 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 फ्रंट, ठीक है, फ्रंटल, ओके। उसमें क्या क्या आता है, फ्रंट मस्तिष्क में क्या क्या होता है, ये बताइए शामिल, और क्या होता है साथ में,
सर हाइपोथैलेमस। हाँ सर डाइसेफलोन भी आता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर एपिथैलेमस और थैलेमस। एपिथैलेमस पीनियल ग्लैंड ओके होती है। ठीक है वेरी गुड ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाइपोथैलेमस सर फोर ब्रेन आता क्या? देखो मेरी बात, फोर ब्रेन का मतलब क्या है? अगला दिमाग, अग्र मस्तिष्क है ना, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ये होता है। और पश्च मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन, ठीक है यही है रुचिका जी। और मिड ब्रेन है ना, बीच का दिमाग। अब इन्होंने यही तो बोला है अग्र मस्तिष्क। अपने क्या रुचिका जी सही बोल रहे होंगे ये गलत है रुचिका जी? सर मुझे इनकी बात समझ नहीं आई सर। इनसे मैंने पूछा हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो मिड ब्रेन में तो नहीं होता, हिंड ब्रेन में भी नहीं होता, है ना? तो हाँ कहाँ फोर ब्रेन में होगा? सिंपल है, इन्होंने यही तो बोला अग्र मस्तिष्क। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है सही है ओके हाँ जी। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस अपना फोर ब्रेन में आता है, मतलब अग्र मस्तिष्क में आता है, ठीक है। जो बड़े वाला हिस्सा होता है दिमाग का, उसके आगे आगे ही आ जाता है ये सारी चीजें, उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आगे और ग्लैंड्स कौन सी होगी सर? और पेनक्रियास भी होती है, ठीक है। और कौन सी होती है सर? आपकी जितनी भी अपनी ग्लैंड्स पड़ी है ऊपर से नीचे तक चलते हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर आपके थायराइड, फिर आपकी जो थाई हाँ गोनेड्स। नहीं पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद में आपकी एड्रिनल ग्लैंड होगी, फिर गोनेट्स ग्लैंड होगी, ये सारी सारी अपनी सर एड्रिनल ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। पेनक्रियास जो है इसमें अब ध्यान देने योग्य है कि पेनक्रियास जो है दोनों साइड में रहती है आपकी, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी रूप में भी जानी जाती है ये, है ना। एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन के रूप में पेनक्रियास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। पेनक्रियास जो है आपके दोनों रूप में जानी जाती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के दोनों रूप में। तो सर एंडोक्राइन के रूप में ये क्या काम करती है? एंडोक्राइन के रूप में सर ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के रूप में काम करती है, लैंगरहैंस के रूप में, ठीक है। और पैनक्रियास एक्सोक्राइन के रूप में, एक्सोक्राइन सिस्टम के रूप में सर क्या काम करती है? एसिनाई सेल के थ्रू काम करती है, एसिनाई सेल्स के रूप में, है ना। ग्रुप ऑफ एसिनाई सेल्स जो होते हैं इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, जिनका काम मेन क्या होता है सर? पेनक्रियाटिक जूस निकालता, मतलब पाचक रस, अग्नाशयिक रस, पेनक्रियाटिक जूस निकालना और पाचन का कार्य होता है इसका मेन, है ना। मेनली एसिनाई सेल से जो निकलता है, क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस निकलता है सर, ठीक है। अग्नाशयिक रस जिसको बोलते हैं, पेनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, अग्नि का स्थान अग्नाशय, ठीक है। ऐसे सर पेनक्रियास जो है एंडोक्राइन के रूप में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और यहां पर पारुल जी कौन कौन सी सेल्स होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में? सर अल्फा और बीटा। हाँ हाँ और सर तीन होती है इसमें, अल्फा बीटा और वेरी गुड, बहुत गामा। बढ़िया, गामा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। कौशिला जी उत्तर दीजिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन सी सेल्स होती है? कौशिला जी है क्या कक्षा में? नमस्कार नमस्कार, कौन सी सेल होती है? अल्फा, अल्फा और बीटा और धर्मेंद्र, वो है क्या? शीला जी है क्या? शीला जी जी सर। बताइए, इसका उत्तर दीजिए। अल्फा बीटा और कौन सी होती है सेल? वो नाम भूल गया मैं, कौन सी होती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के साथ में ग्रुप ऑफ सेल्स होती है काफी टाइप्स की, कौन कौन सी सेल होती है? और अल्फा बीटा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक है। सुपर हरियाणा जी, आदरणीय अशोक जी कक्षा में उपस्थित है, जो कि हमारा ज्ञान वर्धन करते रहते हैं हमेशा ही, है ना, किसी ना किसी तरीके से। तो आज मैं चाहूंगा कि फिर से हमारा ज्ञान वर्धन करें। सुपर हरियाणा जी, आदरणीय अशोक जी, कौन कौन सी सेल होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में श्री तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी अपनी मधुर आवाज सुनाएंगे हमें आज पहली बार, ध्यान से सुनेंगे। तेजेंद्र जी सुना दीजिए। सर ये तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये जानने की कोशिश कर रहे हो, क्या बात है, इतनी बड़ी बात कह दी, ये खतरनाक ज्ञान है आपका सच में अशोक जी। सर बीट्स फॉर पेन। ये किसी का सूत्रों है। वेरी गुड रक्षा जी, बहुत ही बढ़िया। अल्फा बीटा और डेल्टा सेल होती है, डेल्टा, गामा नहीं होती वो, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा और एफ सेल्स होती है, 4 सेल होती है, ये मैंने बता चुका हूं, है ना। ये चारों चीजें मैं बता चुका हूँ, इतना तो पता होना चाहिए। मैं तो इनके हार्मोन्स पूछने वाला था, आपने तो बिल्कुल ही पानी फेर दिया, सेल्स का नहीं पता, ठीक है। सर बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। हाँ बीटा से इंसुलिन निकलता है, मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स के नाम पूछे थे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या है तो मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए प्रिय बच्चों
कि पेनक्रियाज एक ऐसी सेल है जो दोनों का काम करती है। मतलब इसको मैं क्या करता हूँ, मिक्स ग्रंथि का नाम दे सकता हूँ, मिश्रित ग्रंथि। ऐसे प्रश्न पूछते हैं आपसे एग्जामिनर, 2 से 3 बार पूछा है कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में कौन सी जानी जाती है। मिश्रित का मतलब सर जो एंडोक्राइन का भी काम कर देती है जरूरत पड़ने पर और एक्सोक्राइन का भी काम करती है, तो वो पेनक्रियाज है ना, मिश्रित ग्रंथि का काम करती है। और एक्सोक्राइन के रूप में सर वो पाचन का काम करती है। किन सेल्स के द्वारा, उसमें सेल्स है, उसके सेल्स के 2 नाम है, 2 पार्ट है सर। एक तो आपका एसिनाई ग्रुप सेल कहलाता है, एक सेल्स ऐसी है जो एसिनाई कहलाती है, वो कहाँ काम करती है, एक्सोक्राइन का काम करती होती है। एसिनाई ग्रुप सेल्स का नाम है ना, वो पाचन का काम करती है। एक सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसा है जिसको आइलेट्स ऑफ फ्लैग्रेंट्स कहते हैं। आइलेट्स मतलब द्वीपिकाएं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे गोले से होते हैं इस तरीके से। और इनके अंदर 4 प्रकार के और सेल्स है, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल्स, ठीक है। लैंगरेंस मतलब एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने ऐसे इनकी खोज की थी और इन पर प्रयोग भी किया था, रिसर्च किया था, तो उन्होंने पता लगाया था कि 4 सेल्स है। तो इन चारों सेल्स को एक साथ में एक गुच्छे के रूप में पाया जाता है। एक अंगूर जैसे है, अंगूर का एक टुकड़ा है ना, पूरा पार्ट है, एक अंगूर है, उसके अंदर सर 4 प्रकार की सेल पाई गई, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल। इनका पता किसने लगाया, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए क्या कह दिया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स का मतलब सर द्वीप होता है ना, आइलैंड होता है ना, जैसे द्वीप, पानी समुद्र के अंदर एक छोटा सा टापू है ना, इस तरीके का। तो ऐसे ही सर उसके अंदर पेनक्रियाज के बीच में छोटे छोटे द्वीप से होते हैं, द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हिंदी में बोलते हैं, जिनको हम अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल्स, 4 सेल्स जिनके अंदर पाई जाती है। क्लियर सर, याद रखेंगे। ओके, अब हम अपने चलते टॉपिक पर। तो एंडोक्राइन का मतलब ये था अंतःस्रावी। सर इससे संबंधित हमारे रोग क्या क्या हो सकते हैं एंडोक्राइन से। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक को हम बोलते हैं चयापचय, है ना, चयापचय, ऐसा हिंदी में बोलते हैं जो हिंदी वाले विद्यार्थी है। मतलब मैं ये कहूं, सिंपल चयापचय का वर्ड भी आपको हिंदी वाले विद्यार्थियों को शायद थोड़ा क्लियर ना हो। मतलब अपने देखो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसको सीरियस मत लेना, कि पचने का कार्य है, पचना और ग्रोथ, है ना, इससे रिलेटेड जो भी कार्य होगा शरीर में उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलेंगे। पचना का मतलब क्या होता है सर, पचाना मतलब, है ना, क्या होता है कि किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, है ना, उसी को हम पाचन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं चपाती खा रहा हूं, है ना, तो हमने क्या किया सर, सबसे पहले हमारे डाइजेस्टर का अंग कहां से शुरू होता है, माउथ से। माउथ में कौन होता है, जीभ होती है और अपने दांत होते हैं। दांतों ने क्या किया सर, भोजन को, चपाती को तोड़ना शुरू कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया सर, पाचन अपना शुरू हो गया। इसलिए तो कहते हैं भोजन, पाचन जो है अपना मुंह से शुरू हो जाता है। और मुंह में सबसे पहले पाचन किसका होता है, शीला जी ये बताएंगे, सबसे पहले पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। मुख से सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है, बताइएगा शीला जी। सरकार। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात शीला जी, आदमियों की आवाज निकालने लग गया आप हैं, ठीक है। तो सर कार्बोहाइड्रेट का, सॉरी सर। कार्बोहाइड्रेट का सर सर मैंने कल वीडियो देख ली थी, आपने उसमें कहा था कि जिससे पूछो वही जवाब देगा। सॉरी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान जी आपसे पूछा था, वैसे आपको शीला जी सुना गया हाँ आपसे जी पूछा सर, था। हाँ जी। अच्छा जी नहीं नहीं, सर। आपसे पूछा। कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका पाचन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का शुरुआत होता है, ठीक है, मुंह से ही। ठीक, कौन शुरू करता है सर, लार शुरू करती है। लार में क्या होता है, सलाइवरी एंजाइम होता है। सलाइवरी एंजाइम बोले तो जैसे विजेंद्र सर बताते हैं टी टाइलिन, है ना, टाइलिन से शुरू होता है, ठीक है, टाइलिन बोलते हैं इसको। तो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की हम बात कर रहे थे, चयापचय, है ना, ब्रेक डाउन करना मतलब सर मेटाबॉलिक का काम होता है। मेटाबॉलिक सर डिसऑर्डर कब होगा सर, जब किसी चीज का, हमारे पार्टिकल्स कुछ ऐसे है शरीर में जिनका जो है ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होगा किसी कंडीशन में, तो सर उसी को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यही बात बोलेंगे, है ना, ठीक है। किसी चीज का कन्वर्टर नहीं हो रहा, चयापचय, ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे। इसमें सीरियस नहीं होना कि पचना का मतलब मेटाबॉलिक होता है, असल में पचना मतलब डाइजेशन होता है। बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका ब्रेकडाउन करना जरूरी होता है, और जिससे हमारा जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन वगैरह बनता है और ऊर्जा बनती है फाइनली, तो वो सर नहीं बन पाती, किसी स्टेट में बीच में रुक जाती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नाम देते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिकल, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये हो गए। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है अपना, कि सर इसमें एंडोक्राइन से, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी है उनसे होने वाले जितने भी रोग हैं, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नहीं होंगे, नहीं पैदा होंगे, या ज्यादा पैदा हो रहे हैं सर, वो सारे सारे अपने एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होंगे। कुछ के मैंने नाम लिख दिए, बाकी आपकी कॉमन सेंस आपकी काम करनी चाहिए। कि सर एड्रिनल इनसफिशियंसी, मतलब एड्रिनल से कम हार्मोन निकल रहे हैं तो इनसफिशियंस होगी। बहुत ज्यादा हार्मोन निकल रहे हैं तो एक रोग होता है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन जो कोर्टिसोल होता है वो बहुत ज्यादा निकलता है, या मैं ये कहूं कि एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है हार्मोन्स निकालती है, तो उस टाइम एक रोग हो जाता है। उस रोग का क्या नाम है, बताएंगे कोई प्लीज, है ना, बताया हुआ है मैंने। फिर एक क्या होता है, इसका नाम आप बताइए इतने, है ना। एक सर एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हो जाता है ना, कॉन्जेनाइटल जो ये वर्ड होता है, कॉन्जेनाइटल, है ना, कॉन्जेनाइटल, इसका मतलब होता है जन्मजात, है ना, जन्मजात, यानी बचपन से अगर कोई चीज हो तो उसको सर हम क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल
आगे कुछ भी हो, कॉन्जेनाइटल मैंने कह दिया थायराइडिज्म, है ना, हाइपोथायराइडिज्म बोल दिया कि सर बचपन से ही इसको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है ना, कॉन्जेनाइटल ओबेसिटी बोल दी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज बोल दिया, मतलब जन्म से ही है इसको सारी समस्याएं, तो ये मतलब है, ठीक है। हाइपर एल्डोस्टेरोन, है ना, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है भाई? एल्डोस्टेरोन किस ग्लैंड से निकलता है? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है जो कि किससे होती है? थायराइड में सर एक कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या निकलता है सर? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला कैल्सिटोनिन फॉलिकुलर सेल से निकलता होता है, जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, और वो उसका काम क्या होता है सर? ब्लड में जो कैल्शियम घुला रहता है हमारा, वो कैल्शियम सर हड्डियों को प्रोवाइड करवा देता है, पर जिसके कारण हड्डियां मजबूत होती है ना, हड्डियों के पोर्स फिलअप रहते हैं। परंतु किसी कारणवश विटामिन डी की कमी हो जाए, या के की कमी हो जाए, या कुछ और कंडीशन पैदा हो जाए, थायराइड की कमी हो जाए, तो सर उस टाइम ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। मतलब ओस्टियोपोरोसिस पोरोसिस अपने विटामिन की डेफिशिएंसी तो होता ही होता है, थायराइड या इनकी ग्लैंड्स की निष्क्रियता से भी आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इसलिए ओस्टियोपोरोसिस आपका एंडोक्राइनल डिजीज में आता है, डिसऑर्डर में आता है, ठीक है, ओके। फिर पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो गया, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, ये सारे सारे अपने क्या है सर? एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें अगर देखा जाए ये भी डायबिटीज किससे होगा सर? डायबिटीज आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट से आपकी अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल्स निकलते हैं, उनमें से बीटा सेल्स जो आपकी पेन क्या करती है? इंसुलिन बनाती है, और मतलब उससे इंसुलिन नहीं बनेगा या ज्यादा बनेगा, कुछ भी होगा, मतलब काम नहीं करेगा इंसुलिन, या इंसुलिन बन नहीं रहा, तो उस टाइम डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। मेलाइटिस वर्ड डायबिटीज नॉर्मल बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, बट इसका मेडिकल टर्म जो है, नाम जो है डायबिटीज मेलाइटिस नाम है, जिसका मतलब होता है मेलाइटिस, मतलब कि सर कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन नहीं हो रहा। मेलाइटिस वर्ड का मतलब ये निकलता है, क्योंकि अपनी जो मिठास है, शुगर, डायबिटीज का मतलब सर शुगर का बढ़ना ही है ना, ग्लूकोज का बढ़ना, और ग्लूकोज किसका रूप है? एक ग्लूकोज सर एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ये मैंने अच्छे से बताई, ये बात पता है सभी को? देखो भाई, बहुत से बच्चों के ऊपर से जाएंगे अब ये बातें, जिन्होंने पहले वाली बातों को सीरियसली नहीं लिया, यस नहीं समझा, जो अभी लगा रहे हैं क्लासेस, है ना, या क्लासेस नहीं ली जिन्होंने, तो उनके ऊपर से जाने वाली बातें, क्योंकि अब सारा हम क्या कर रहे हैं? कोरिलेट कर रहे हैं सब चीजों को। अभी हमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब उनको हम कोरिलेट करते जा रहे हैं, चीजों को जोड़ते जा रहे हैं, सारी सारी चीजें कैसे काम कर रही है। तो ये उन्हीं बच्चों को शायद समझ आएगी जिन्होंने पहले की चीजों को अच्छे से समझ रखा है, या थोड़ा बहुत सुना भी है तो भी आ जाएगी, ठीक है, ओके। बाकी मैं रिवाइज करवाता रहूंगा, फिक्र मत करिए ना, किसी को समझ में ना आए तो बोल देंगे। फिर हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म सर, ये मेन बीमारी, ये अपनी सिलेबस में दी हुई है चारों बीमारियां, तो इसलिए मैंने ये लाल की, और बाकी की ये सिलेबस में नहीं है, बस वैसे पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी बीमारियां सर हो सकती है, और भी इससे रिलेटेड चार सिलेबस में अपने को उसी को पढ़ना है। ओबेसिटी सर, ये भी अपना मोटापा, किसका? मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारे सारे अपने चारों के चारों ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है असल में, और इन्हीं को हम एंडोक्राइनल डिसऑर्डर भी बोल देते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ये अपने क्या है? एंडोक्राइनल, और इन्हीं को हम मेटाबॉलिक भी बोल देते हैं। क्यों सर? क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर बोलने के पीछे कारण देखते क्या है ना। अब देखते हैं डायबिटीज। डायबिटीज में आपने वर्ड सुना होगा डायबिटीज। डायबिटीज होता क्या सर? कहते ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया, यही बात है बोलचाल की भाषा में, जितना आपको पता वो यही पता है कि ब्लड में शुगर लेवल सर बढ़ गया है ना, इंक्रीज होना, यही क्या कहते हैं? डायबिटीज, जिसको मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, है ना, या फिर अगर उसमें बात करें हम आयुर्वेदिक भाषा में, जो एंशियंट टेक्स्ट है उनमें बात करें तो प्रमेह रोग बोल देते हैं, ठीक है। लूसेंट में क्या नहीं है भाई, सुपर हरियाणा जी? जी ये आप बता रहे हैं ना, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सर, सॉरी। हाँ हाँ, मतलब फिर इसमें मतलब मैं गलत बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मुझे इतना तो बता दो। नहीं सर, अच्छा, मैं 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 कह रहा हूँ सर, मैंने आज तक ये पढ़ा नहीं, पहली बार सुना है जी। अच्छा ठीक है, ओके, अभी सही है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था डायबिटीज जो है अपनी, इसको हमने क्या बोला सर? मधुमेह बोला, शुगर का रोग बोला, मतलब शुगर सर इंक्रीज हो गई, है ना। शुगर किस में इंक्रीज होगी? ब्लड में इंक्रीज होगी, ठीक है, ब्लड में इंक्रीज हुई, ठीक है, उसको हमने डायबिटीज बोल दिया। ब्लड में जैसे ही हम भोजन खाते, होता क्या है? भोजन खाया, पेट में गया, अमाशय में गया, अमाशय को सर ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में वो कहाँ गया? अपने अपने छोटी आंत में गया, छोटी आंत के ड्यूडिनम और जो जेजुनम है वहां तक भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भोजन का पूरी तरह से पाचन शरीर के किस भाग में होता है? सर छोटी आंत में हो जाता है, सबसे अधिक पाचन जो होता है छोटी आंत में हो जाता है, ये मैंने अच्छे से बताया था। और छोटी आंत में देखा जाए तो सर ड्यूडिनम में मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद में जेजुनम में पूरी तरह हो गया, और इलियम में बचा कुचा इलियम में हो जाता है, और सर बाकी का बड़ी आंत में सर पानी आदि जो होता है उनको शोषण किया जाता है। या फिर विटामिन कौन सा होता है जिसको बड़ी आंत में अब्सॉर्ब किया जाता है? एक विटामिन का नाम बताइए कोई भी,
एक विटामिन, विटामिन के, विटामिन कौन सा, के? वेरी गुड वेरी गुड, विटामिन के और B12 है ना, के स्पेशल है आपका, ये नोट रखेंगे। ओके, तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है पूरे भोजन का। तो अब जब पाचन हो रहा है छोटी आंत में, एक एम्पुला ऑफ वेटर नामक स्थान है। एम्पुला ऑफ वेटर क्या है सर? जहां पर कॉमन पाइल डक्ट आपकी लीवर से आती है और इधर से पेनिक्रियाटिक डक्ट आती है, वो दोनों मिलकर के छोटी आंत के ड्यूडिनम में आपके वो कौन सा भाग है, पाइलोरस, पाइलोरस स्पिंचर से 10 सेंटीमीटर आगे आकर के आपको छोटी आंत में जूस डालती है, जिसको एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। तो प्रिय बच्चों, अब आपकी बातें अगर ऊपर से जा रही है तो घबराना मत क्योंकि मैं पहले सारी करवा चुका हूं ना, बहुत डीपली करवाई है आपको एक एक चीज। तो जिनको समझ में आ रही है अच्छी बात है, ना समझ में आए तो पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब सर डायबिटीज आपने ये भी सुना है, ग्लूकोज लेवल तो बढ़ गया, ये पता है सर आपको, अच्छी सी बात, अच्छे से क्लियर है। ये डायबिटीज होती है मेनली टाइप 1 और टाइप 2, ये दो वर्ड हमने सुन रखे हैं सर, टाइप 1 और टाइप 2, ये दो हमने सुन रखे हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या है सर? टाइप 1 मतलब सर पहले होने वाली, पहले मतलब सर एज के किस पड़ाव में होगी सर? पहले पड़ाव में होगी, मतलब ये जवान अपने जो चाइल्डहुड में हो जाएगी, ठीक है, चाइल्डहुड मतलब एक तरह से मैं ये कहूं ऑन एन एवरेज लगभग 25 to 30 ईयर्स के बिफोर होने वाली डायबिटीज, ये सर टाइप 1 है, पहले उम्र में पहले होगी। ये सर टाइप 2 बाद में होगी, मतलब कि 30 प्लस जो मोस्टली होती है सर, वो जो कौन सी है, टाइप 2 डायबिटीज है। समझने के लिए बोल रहा हूँ, समझते जाना इन चीजों को, ठीक है। फिर क्वेश्चन हो तो फिर बाद में पूछना, मैं मौका पूरा दूंगा आपको, अभी समझते रहो इन चीजों को, ठीक है। टाइप 1 होगी, टाइप 2 मतलब याद रखना है आपको, टाइप 1 से याद रखेंगे सर ये बचपन में होती है, और बचपन में, बचपन वाली एक कंडीशन को क्या कहते हैं सर? जुवेनाइल, है ना, जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बचपन में होते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज बोल देते हैं सर, ये होगी। और बड़े वाली सर ये सर बाद में होगी, है ना, इसको अडल्ट की डायबिटीज बोल देंगे, टाइप 2 डायबिटीज बोल देते हैं। अब एक बात और आती है, अब एक वर्ड आप सभी ने एक और सुना होगा सर, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, है ना, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, है ना, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस ये हो गया, और इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, IDDM बोल देते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये वर्ड हो गया। और इसको सर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन, इंसुलिन नॉन IDDM, इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है टाइप 2 अपनी, है ना, और ये डिपेंड है सर, निर्भर करती है। अब इसमें हम समझते हैं चीजों को अच्छे से। सर इसको अलग अलग बोलने का मतलब क्या है? ऐसे तो सारे रोग, बहुत से रोग हैं सर, कुछ बचपन में होते हैं, कुछ बड़े होकर के होते हैं, और कभी भी हो सकते हैं। बुखार है जैसे बचपन में भी होती है, बड़े होकर के भी होती है, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि सर इसमें क्या है टाइप 1 में, अब आपको अच्छे से मैं बताता हूं। डायबिटीज, डायबिटीज जो होती है पेनक्रियाज से होती है सर, और पेनक्रियाज में किस पार्ट से होती है? पेनक्रियाज के जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है सर, उस से रिलेटेड होती है, एंडोक्राइन वाले पार्ट से। पेनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट सर किससे बना होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सर आपकी क्या होती है? 4 प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन सी? एक अल्फा सेल, ऐसे लिख देता हूं मैं, अल्फा सेल, ठीक है। एक बीटा सेल्स ऐसी होती है, एक सर डेल्टा सेल ऐसे होती है, किसी को समझना है इनका मतलब तो समझ पूछ लेना। एक सर एफ सेल होती है। और आपको एक मैंने फॉर्मूला दिया था एक बार कि AG बिड्स पेन, फॉर पेन, ये नाम दिया था। इसका मतलब क्या है? AG, है ना, कि A मतलब सर एक्यूरेट, मतलब A का मतलब अल्फा सेल, G से मतलब ग्लूकेगोन, ठीक है। A से क्या सीक्रेट होगा सर? ग्लूकेगोन हार्मोन सीक्रेट होगा। B से सर BI, B मतलब बीटा सेल, I से मतलब सर इंसुलिन सीक्रेट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। DS, D मतलब सर डेल्टा सेल, डेल्टा को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, आपके चिन्ह बना दिया इसका, है ना, ओके। डेल्टा आप लिख सकते हो जैसा आप चाहो वैसे। डेल्टा, डेल्टा से सर S से मतलब, S मतलब सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन, ठीक है, ये हार्मोन। 4 पेन, F से सर पेन, पेन मतलब पॉलीपेप्टाइड्स, है ना, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स ये निकलते हैं F से, है ना। तो पेनक्रियाटिक, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। अब सर सारा का सारा डायबिटीज में रोल किसका है? आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है ना, सभी योग के विद्यार्थी है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी एक शिविर लगा लिया, कोई एक शिविर आपने, तो बस इसको गुण गाते रहते हैं इंसुलिन का ना, ठीक है। सुपर हेरा जी बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, टाइप 2 को, इंसुलिन को, ठीक है। अब इंसुलिन की हम बात कर रहे थे, तो इंसुलिन ने अब अपने को एक बात समझनी है
कि इंसुलिन सर अब क्या काम करता है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। सर इंसुलिन क्या करता है कि कोई भी सेल है हमारे शरीर में, हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही सर सबसे पहले कौन पचता है सर? कार्बोहाइड्रेट पचता है या प्रोटीन पचता है या फैट पचता है? सर सबसे पहले कम टाइम लेता है कार्बोहाइड्रेट पचने में, इसलिए सर हम डेली रूटीन में कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, है ना, कि अनाज, मोटा अनाज खाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा देता है। कैसे देता है सर? वो कार्बोहाइड्रेट जैसे भोजन गया शरीर में, जानने के बाद में उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होते ही सर उसको तोड़ दिया जाएगा और अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट का क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनने के बाद में सर ग्लूकोज अपना ऊर्जा का रूप है, अगर वो ब्लड में रहती है तो सर मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, मतलब शुगर हो गई, है ना। अगर सर उस ब्लड में जो ग्लूकोज है और उसको सेल्स के अंदर पहुंचा दिया जाए, सेल्स के अंदर, सेल हमारे शरीर की खूब सारी है, उन सेल्स के अंदर पहुंचा दिया जाए, सेल्स के अंदर जाते क्या होगा? उन ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा और तोड़ करके क्या बनाया जाएगा सर? ग्लाइकोजन। उसको अब एटीपी बनाया जाएगा, है ना, एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाएगा, ऊर्जा बन गई। और सर अब एटीपी भी नहीं बन रही, तब उस कंडीशन में क्या होता है? उस ग्लूकोज को ले जाकर के लीवर को दे दिया जाता है और लीवर के पास ले जाने के बाद में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है कि अब आपको जब भी जरूरत पड़ेगी कि मान लो भोजन नहीं खा रहे, तो सर ये ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन को निकाल देगा लीवर, फिर ग्लूकोज बना देगा और ग्लूकोज फिर अपने सेल्स के पास जाएगा और सेल्स के पास जाकर के फिर से उसको एटीपी में बना देंगे, जिससे अपने को फिर से ऊर्जा बन जाएगी। यही तो मतलब है उसका सारा के सारा। यह प्रोसेस याद है? तो अब मेरा इसी बात के साथ एक उत्तर दे दीजिए कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नाम क्या है? ये बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, प्रोसेस पूछिए मेरे पारुल जी, है ना, बहुत अच्छी चीज बताई। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो सर ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज का निर्माण होता है ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजन का निर्माण होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस। वर्ड याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ओके, ठीक है। तो ये हुआ। अब मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है सर? इंसुलिन क्या कर रहा था? अब जो सेल थी ना, सेल के अंदर ग्लूकोज को लेके जाना था। ग्लूकोज कहाँ रहते हैं? हमारे ब्लड में है, खून में है। एक सेल है, उस सेल के अंदर अपने को क्या लेकर के जाना है सर? अपने को सेल के अंदर लेकर के जाना है ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज अगर ब्लड में रही तो ब्लड का लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड में, है ना, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ना ही क्या कहलाता है सर? डायबिटीज कहलाता है। ग्लूकोज को अब इस सेल के अंदर लेकर के जाना है और ये सेल के अंदर, सेल की जो बाहरी लेयर होती है उस लेयर का क्या नाम देते हैं? सेल का लेयर का नाम धर्मेंद्र जी, सेल का लेयर? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जो कि स्पेशली मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन और फोस्फोलिपिड से, है ना, उनसे बनी होती है। तो ये जो होती है नॉर्मली टाइट होती है और ये कुछ चीजों को जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने देती है, उसी के लिए है नॉर्मल, है ना। अब क्या है सर? इसको लूज होना पड़ता है थोड़ा सा, इसको लूज करता है, इसका बैरियर ओपन करवाता है, बाइलेयर लेयर है और ये थोड़ी थोड़ी आदान प्रदान होने देता है। ग्लूकोज के थोड़े से पार्टिकल हैवी है, अंदर नहीं जा सकते, तो इंसुलिन सीक्रेट होता है अपने पेनक्रियास से और वो क्या कहता है? इस लेयर को थोड़ा सा ऐसे लूज कर देता है। जैसे लूज करता है तो इसके अंदर से ग्लूकोज एंट्री कर जाता है अंदर आसानी से, और एंट्री किया, जैसे एंट्री अंदर किया ग्लूकोज, एंट्री करते ही इसको जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है वो पकड़ लेगी, है ना, लाइसोसोम है वो पकड़ लेंगे, सब ब्रेकडाउन करके इसका, और इसको सर ग्लाइकोजन में या एटीपी में बनवा देंगे, और कुछ लीवर की सेल है तो सर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देंगे। यही बात हुई। मतलब सर ग्लूकोज जो ब्लड का था वो ब्लड वाला ग्लूकोज किस में चला गया? प्रत्येक सेल के अंदर चला गया, परिणाम स्वरूप आपके ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, है ना। कि मतलब आपका इंसुलिन ने क्या काम किया? इंसुलिन ने शुगर को पचाया नहीं है, इंसुलिन ने पचवाया है, हेल्प की है, उसकी डाइजेस्ट करवाया है, किसके थ्रू? अपनी सेल की लेयर को थोड़ा सा जो पारगम्य बना करके, मतलब आ जा सके उसके अंदर से ना ग्लूकोज अंदर चला जाए, इतना ही काम किया है। कि हार्डनेस थी जो सेल मेम्ब्रेन की, उस हार्डनेस को कमजोर कर दिया, जिसके कारण ग्लूकोज आपका अंदर चला गया और पच गया अंदर जाकर के, ठीक है। और फिर अब एटीपी बनेगा या ग्लाइकोजन बनेगा वो मर्जी, मतलब परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर लेवल जो है लो हो गया। यही तो बात थी सारी की सारी, इतना ही करना था अपने को काम, वो सर इंसुलिन ने कर दिया। अब सर इंसुलिन आपका नहीं बनेगा तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो हार्ड हो जाएगी और हार्ड होती जाएगी, और जितनी हार्ड होएगी तो सर आपका जो हार्ड होएगी सेल मेम्ब्रेन, तो सर ग्लूकोज जो होगा अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा तो वो कहां रहेगा सर? आपके ब्लड के अंदर ही रहेगा, और जब ब्लड में अगर ग्लूकोज रहेगा तो सर क्या होगा कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा। तो मतलब क्या है सर? ब्लड का शुगर लेवल अगर आपको घटाना है तो इंसुलिन आपको चाहिए ही चाहिए, या मैं ये कहूं कि बीटा सेल आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, या ये कह दे कि पेनक्रियाज आपका सही होना ही चाहिए, ठीक है। यही बात है, दोनों केसेस में सेम ही कंडीशन है कि इंसुलिन होना चाहिए। अब क्या होता है, अब ये तो आप स्ट्रेटेजी समझिए सारी सारी, है ना, सिस्टम समझिए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात समझोगे कि इंसुलिन जो है, ठीक है, दोनों केस में चाहिए सर, है ना। अब क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज में? क्या होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसमें आपका इंसुलिन जो होता है बनता ही नहीं, इंसुलिन बन ही नहीं रहा, इंसुलिन
नहीं बनता, है ना, नहीं, नो प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? प्रोडक्शन इसलिए नहीं होता इंसुलिन का क्योंकि अपने जो बीटा सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बीटा सेल क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती है सर? ऐसे कैसे, है ना, क्योंकि हमारे शरीर में हम ऑटो इम्यून डिजीज का नाम देते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है सर जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, एंटीजन जो होते हैं एंटीबॉडी जनरेट करते होते हैं नॉर्मली फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ, कि बाहर से अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो उसको मार देंगे, है ना, एंटीजन ये काम कर रहा है, अपना एंटीबॉडीज क्रिएट करवा रहा है। परंतु कई बार एंटीजन इतना जो दवाओं के नाम पर इम्यूनिटी बूस्ट कर लेते हैं वैसे नेचुरल, है ना, कि इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए जैसे तैसे हो, क्योंकि हमने थोड़े से पढ़ लिया उल्टी सीधी बातें, अल जल गगरी छलकत जाए, है ना, तो अदक जल गगरी छलकत जाए, उसका एडवर्टीजमेंट्स कंपनियां जो होती है बहुत फायदा उठाती है हमारा, है ना, आधी अधूरी नॉलेज का। तो वो कह देते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करो। अब ये पता नहीं है कि इम्यूनिटी बूस्ट होना किसकी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। जिसकी नेचुरली बूस्टअप है उसको क्या जरूरत है, बट वो करने लग जाते हैं इम्यूनिटी बूस्टअप। तो जैसे जैसे वो इम्यूनिटी बूस्टअप करते हैं तो सर उनको इम्यूनिटी ही उनके रोग की बन जाती है, कारण बन जाती है रोग कि तुम्हारे अंदर अति सर्वत्र वर्जित, है ना, अति रूपेण वैसिता अति गर्वेण रावण अति दानम बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जित। ये अति सर्वत्र वर्जित है, कहता है अति रूप होने के कारण माता सीता का हरण हुआ, अति अहंकारी होने के कारण रावण का अंत हुआ, है ना, अति दान देने के कारण राजा बलि का समापन हुआ। राजा बलि को जानते होंगे, जिनके पास वो वामन आते हैं, है ना, भगवान अवतार लेकर के 3 पग धरती माँ देगा, 3 क्या मैं अब दे दूंगा धरती, है ना, सारी दुनिया, है, वो देते तो तीसरा पैर उनके ऊपर रख देते और उनका अंत हो जाता है राजा बलि का। तो कहते इसलिए अति तो कहते हर चीज की ही माड़ी है, गलत है, अति तो किसी चीज में नहीं करनी, अति सर्वत्र वर्जित। तो इम्यूनिटी भी अगर अति हो गई तो सर ऑब्वियस ही बात है रोग बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो उसने क्या किया, बाहर के पार्टिकल्स को मारना था, बाहर की सेल्स फॉरेन पार्टिकल जो हानिकारक थी, एंटीजन ने एंटीबॉडी जनरेट करवा के उनको मारना था। परंतु अब क्या किया शरीर ने, अपनी अंदर की सेल है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इसको मिल नहीं रहा तो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इमेजिन, तो इनमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हुई तो सर इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो सर क्या करेगा, ग्लूकोज जो होती है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगी और ग्लूकोज जो होता है अपना लेवल बढ़ा लेगा, ब्लड लेवल में ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे सर, अपना डायबिटीज होगी। और वो सर इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब कि इंसुलिन पर हम डिपेंड है, निर्भर है कि अब हमें, एक मिनट मुझे एक डिस्ट्रॉय किया ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, इम्यूनिटी ऑटो इम्यून मैं बात कर रहा था कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया। अब क्यों हो गए सर? क्योंकि इंसुलिन हमारे शरीर में तो बन नहीं रहा, अब हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमारी बीटा सेल ही काम नहीं कर रही। बाहर से इंसुलिन लेंगे, हम टीका लगाते सीधा सिरिंज ठोक देते पेनक्रियाज के ऊपर, है ना, कि इंसुलिन बन जाए, या फिर हम टेबलेट वगैरह जो भी आपका सिस्टम है वैसा यूज करते हैं। इंसुलिन पर हम डिपेंड हो गए सर, बाहर से लेना पड़ा है, निर्भर हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, या इसको हम 2-3 नाम इसके याद रखेंगे आप, क्या क्या नाम हुए इसको सर हमने नाम दिया, टाइप 1 डायबिटीज दिया, या जुवेनाइल डायबिटीज दे दिया, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इसका नाम दे दिया, इंसुलिन डिपेंडेंट इसका नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो हाँ जी, जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, हम इसको एज के फैक्टर के आधार पर डिवाइड किया हुआ है, या इसकी डेफिनेशन को हम इस हिसाब से माने कि टाइप कंट्रोलेबल है और वो अनकंट्रोलेबल है, ऐसा कुछ हाँ ये बता रहा हूँ मैं, अभी पूरी बात आ रहा हूँ धर्मेंद्र जी, सारी बातें मैं क्लियर करूंगा ना, आपकी सारी बातें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब देखो असल में डायबिटीज की परिभाषा क्या है, कि सर असल में इस डायबिटीज की 2 परिभाषा है। डायबिटीज कहता एक तो डायबिटीज, पहले मैं एक बात और क्लियर करता हूँ धर्मेंद्र जी, आपका प्रश्न प्लीज रखिएगा बाद में, है ना, मैं लूंगा आपका प्रश्न पक्का, है ना, श्योर, ठीक है, और याद करवा देना मुझे, ठीक है। एक तो सर कब हुआ, इंसुलिन आपका बन नहीं रहा था, तब आप इंसुलिन बाहर से ले रहे थे, इंसुलिन पर डिपेंड हो गए, तो वो वाली डायबिटीज हुई, जिसमें आपको डायबिटीज को आपने कितने नाम दिए हैं, इसके नाम देखो डायबिटीज के कितने दे दिए आपने, टाइप 1 नाम दिया, जुवेनाइल डायबिटीज दिया, चाइल्डहुड डायबिटीज नाम दे दिया, इंसुलिन डिपेंडेंट नाम दे दिया, है ना, यही नाम दिया इसको, ठीक है, जुवेनाइल दे दिया, जुवेनाइल, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट दे दिया, इंसुलिन डिपेंडेंट दे दिया, ठीक है, और क्या दिया इसका नाम, इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज, ये 3-4 नाम इसी के हो गए, ठीक है। ये सर क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण ये होता है, तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण कौन से वाली डायबिटीज होती है, तो टाइप 1 होती है, और ये जुवेनाइल बच्चों में अधिकतर देखने को मिलती है, 30 से कम साल के एज में, तो इसलिए सर हम इसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, इसलिए, है ना। हालांकि चांसेस इसके ये हैं कि बड़ों में भी हो सकते हैं, परंतु सर ये मोस्टली जो होता है हमेशा ही इंसुलिन डिपेंडेंट जो होते हैं बच्चों में देखने को मिलती है, कि प्रारंभिक एज में ही हो जाती है, ठीक है। मेन कारण क्या है सर, बीटा सेल का डिस्ट्रॉय होना, इंसुलिन न बनना, इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, ये इसका मेन कारण है टाइप 1 डायबिटीज का, ठीक है।
अब ये अधिकतर क्योंकि 99.9% बच्चों में ही हो रही है तो हमने नाम ही दे दिया सर जुवेनाइल डायबिटीज। इसका मतलब ये नहीं कि सर बड़ों में बीटा सेल्स खराब ही नहीं होगी, होने के चांसेस है सर, बिल्कुल चांसेस है ना, ठीक है, बिल्कुल चांसेस है। बीटा सेल ही तो डिस्ट्रॉय होनी है, कैसे भी हो जाए, ठीक है, परंतु 99% सर ये बचपन में ही हो जाती है ना। ओके, तो इसलिए हमने जुवेनाइल डायबिटीज किया। अब सर दूसरा फेज देखते हैं डायबिटीज का, टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या होता है आपका, इसमें सर पेन इंसुलिन आपका बन तो रहा है पर इंसुलिन जो होता है आपका काम नहीं कर पाता। तो अब डायबिटीज की परिभाषा होगी कि डायबिटीज सर वो रोग है जिसमें आपका इंसुलिन जो है या तो नहीं बनेगा या सर इंसुलिन आपका प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, है ना। इधर जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें क्या है, इंसुलिन जो है प्रोडक्शन नहीं होता, है ना, प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन, मतलब बीटा सेल जो होती है आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नो इंसुलिन प्रोडक्शन, या बीटा सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, खत्म हो गई। ओके, ये काम हो। टाइप 2 में क्या है सर, इंसुलिन फंक्शन नहीं कर पाता, इंसुलिन फंक्शन नहीं करता, ठीक है, फंक्शन नहीं कर पाता अपना। फंक्शन का मतलब सर कार्य नहीं कर पाता इंसुलिन। और इंसुलिन फंक्शन क्यों नहीं करता सर, मतलब इंसुलिन का काम क्या था, कहते सर इंसुलिन का काम ये था कि जो सेल थी उसकी मेम्ब्रेन को लूज करना ताकि उसके अंदर ग्लूकोज एंटर कर जाए और ब्लड लेवल जो है शुगर लेवल वो डाउन हो जाए। बट इंसुलिन अब काम ही नहीं कर पा रहा सर, और काम नहीं कर पा रहा सर, क्या हो गया, आपकी इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस पैदा हो गया, मतलब इंसुलिन का विरोध हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है विरोध, प्रतिरोध, ठीक है, इंसुलिन के प्रति रजिस्ट हो जाती है आपकी सेल्स की, इंसुलिन से हम आने नहीं देंगे अपने पास, और इंसुलिन को पास नहीं आने देंगे तो इनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो डाउन हो जाएंगे आप, है ना, वीकनेस आ जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसी रोग होगा, ठीक है, तो भी सर डायबिटीज हो जाएगी। और वो वाली डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2। और ये क्यों होती है सर, ये रेजिस्टेंस क्यों पैदा होता है, किसी टाइम पर तो कहते हैं आपका काम कर रहा था सेल, सारा कुछ सही टाइम कर रहा था, परंतु आपने अपना एनवायरमेंट, आपने अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर दिया जिसके कारण इंसुलिन से सेल्स को नफरत होगी, मतलब रेजिस्टेंस पैदा कर लिया, तो सर अब इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा अपना। तो इंसुलिन बन तो रहा है, डिपेंडेंट नहीं है, इंसुलिन बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, बस आपको ऐसी चीज चाहिए जिससे आपकी सेल्स जो है इंसुलिन को पास में आने दे, इतनी सी चीज चाहिए, कोई दवाई चाहिए ऐसी, है ना। तो इंसुलिन बन रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा, इसमें सर बन नहीं रहा, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एक फंक्शन से रिलेटेड है, दो प्रकार की होगी। ये सर लगभग जो टाइप 2 है 30 ईयर्स के बाद में होता है ना, लाइफस्टाइल, क्योंकि लगभग सर 10-12 साल तक तो आप कैसे भी जियो, चलता है, नया नया शरीर है, 20 साल तक भी झेल लेता है शरीर, है ना, पथरी पुथरी बन जाती है, बाद में सर 30 के बाद में सर पैनक्रियाज जो होती है खराब होनी शुरू हो जाती है, अंदर का सिस्टम जो होता है बिगड़ना शुरू हो जाता है, सहन नहीं कर पाता सिस्टम, ठीक है, क्लियर है ना, बात क्लियर हुई, समझ में आई बात। ओके, रुचिका जी ने ये पूछा कि सर 30 के बाद इंसुलिन जरूरी नहीं है क्या। देखो अब ये चीज समझो, दोनों में जरूरी भी है, दोनों में नहीं है। आपको हो कैसे रही है बीमारी, आपको इसलिए बीमारी हो रही है क्या कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगी 60 साल में जाकर के, मान लो ये बीमारी हो गई, मैंने कहा 99.9% टाइप 1 ही होगी, बच्चों में ही हो जाएगी, पहले ही हो जाएगी, बीटा सेल ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होती है उनकी, ठीक है, बचपन में, तो जुवेनाइल बोल दिया, ठीक है। ओके, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं था, बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम बीमारी हो गई सर उसको, लाइफस्टाइल तो उसका अभी बना ही नहीं कुछ, है ना, बिगड़ने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। इधर सर लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉय हो गया हमारा, तब हुआ, तो इसमें इंसुलिन बाहर से नहीं लेना पड़ता अपना टाइप 2 में, इसमें कुछ ऐसी दवाई चाहिए जो इंसुलिन का विरोध ना करे, बस इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए टाइप 2 को हमने इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं बोला, है ना, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट बोला, और टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट बोला। अब धर्मेंद्र जी आप अपना प्रश्न पूछिए, धर्मेंद्र जी। सर मैं ये कह रहा था, जो आपने अच्छे ढंग से बताया, कोई डाउट नहीं, हाँ, मैं कह रहा था सर, जो ये टाइप 1 और टाइप 2 आपने समझाया है, टाइप 1 जो डायबिटीज है क्या ये कंट्रोलेबल है, और No. दूसरी वाली ये अनकंट्रोलेबल है, देखो या हमें डेफिनेशन को ये माने जो टाइप 1 जो डायबिटीज है ये हमारी पहुंच में है और टाइप 2 नहीं है, बिकॉज हम जैसे रामदेव को देखते हैं तो वो काफी इस पे चर्चा करते हैं, तो हमें इस विषय में इसको कंफर्म करना, ठीक है। तो जैसे हम आदरणीय स्वामी रामदेव जी को देखते हैं योग के प्रतिनिधि के रूप में, तो वो ये कहते हैं कि हम टाइप 2 डायबिटीज भी ठीक कर देते हैं और टाइप 1 भी कर देते हैं। सर ये पूछने का विषय तो है ही, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जैसे स्वामी जी कहते हैं, योगिक लोग कहते हैं कि हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फाइनल स्टेट को पाने की बात करते हैं योग के थ्रू, तो सर रोग तो ठीक होना बाय प्रोडक्ट है उसका, है ना, बाद बीच में आने वाली बाधा है वो वैसे ठीक हो जाएगी, है ना, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई बच्चा नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहा है, तो सर उसके एमए के एग्जाम तो ऐसे ही हो जाएंगे बिना एक्स्ट्रा स्टडी के, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही नेट जीआरएफ की तरीके, है ना, चीज तो बेवकूफ हो बिल्कुल ही, है ना, जो ऐसी बात करता है, क्यों, क्योंकि नेट जीआरएफ सर पढ़ लिया तो मेन ये जो एग्जाम है सब्जेक्ट ये तो आपके वैसे ही हो जाएंगे हवा में ही, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। खैर, तो मैं बता रहा था टाइप 1 डायबिटीज जो है सर टाइप 2 है। टाइप 2 डायबिटीज किसके कारण हुई, आपके लाइफस्टाइल बिगड़ने से, लाइफस्टाइल बिगड़ने से।
अब लाइफस्टाइल अगर आप फिर से ठीक कर लो अपना तो क्योरेबल है सर, बिल्कुल क्योरेबल है ना, टाइप 2। अब टाइप 1 जो है सर आपकी एक तरह से मैं देखूं जेनेटिक है या फिर जुवेनाइल है ना, बचपन से ही है, लाइफस्टाइल का कोई रोल ही नहीं है, तो इसको हम ऐसा मानते हैं मेडिकल टर्म में कि ये सर नॉन क्योरेबल है, ये क्योरेबल नहीं है, नो क्योर है ना, इसका क्योर नहीं है, ये वर्ड याद रखें। अगर क्योरेबल है तो टाइप 2 है, टाइप 1 को क्योरेबल नहीं मानते। आपने बोलचाल की भाषा में समाज में सुना होगा ये बात क्लियर है धर्मेंद्र जी। परंतु योगी जन ऐसा कहते हैं कि सर हम तो सबको ठीक कर देंगे, ठीक है। टाइप 1 को भी स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि हम सर टाइप 1 के भी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने ठीक किया है। टाइप 2 तो होता ही होता है, पहले तो टाइप 2 भी नहीं मानते थे मेडिकल टर्म, ठीक है, मेडिकल साइंस जो है, अभी मेडिकल साइंस जो है टाइप 2 को मानने लगी है, रिसर्च हुई है ऐसी योगा से कुछ रिलेटेड ना, और टाइप 1 को भी सर मानते नहीं है, नॉट क्योरेबल ही मानते हैं अभी तक। धर्मेंद्र जी बात समझ में आ गई? जी सर। किसी और का प्रश्न है इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछिएगा। नहीं है? मतलब टाइप जो है ये खतरनाक है। हाँ, टाइप 1 खतरनाक है क्योंकि इसमें लाइफस्टाइल को कितना ठीक करोगे आप, है ना, ठीक है। लाइफस्टाइल सब बिगड़ने से जो बीमारी हुई वो लाइफस्टाइल ठीक करने से हो जाएगी, बट ये तो वैसे ही हो गई ना। हाँ सर तो ये टाइप 1 है, ये 30 के बाद भी तो हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है यही बताया मैंने यही जवाब दिया था अभी पहले ही बता के गया हूं ये, अगर आपने सुनी हो तो, कि सर 60 साल के बाद में भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कारण क्या चाहिए? आपकी बीटा सेल खराब हो जानी चाहिए। बीटा सेल खराब सर मोस्टली आपकी मिलती है टाइप 1 में, बच्चों में मिल जाती है बचपन में, तो इसलिए इसको जुवेनाइल ही बोलते हैं 99%। 60 साल में जाकर के भी आपकी अगर बीटा सेल खराब हो रही है तो भी हम सर उसको क्या बोलेंगे? टाइप 1 डायबिटीज बोलेंगे, है ना, कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा। एक सर इंसुलिन बन रहा है, मेन कारण यही है, बट क्योंकि ये बच्चों में ज्यादातर देखने को मिली टाइप 1 जो है बीटा सेल खराबी, तो इसलिए जुवेनाइल बोला इसको, और दूसरी को हमने इंसुलिन फंक्शन नहीं करता उसको हमने सर टाइप 2 बोला। हाँ जी निशांत जी पूछिए। सर ये सर आप ये बता रहे हो कि टाइप 1 ज्यादा खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। सर टाइप 1 में तो जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो ये इंसुलिन शॉट ले लेते हैं आजकल कुछ लोग। हाँ इंसुलिन बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंसी। जी, हाँ तो सर यहाँ तो और ये वाले दूसरी साइड में तो ये कहते हैं कि रिसेप्टर्स फेल हो जाते हैं सेल्स के ना। हाँ हाँ, सेल्स रजिस्ट करने लग जाते हैं, उसको पकड़ते ही जी नहीं है मतलब। रिसेप्टर। हाँ जी जी, तो जी सर ये वाली इसमें तो जैसे हम इंसुलिन शॉट्स ले भी पा रहे हैं, हाँ। पर यहाँ पे तो सर तो दूसरी ज्यादा खतरनाक होगी ना। नहीं तो दूसरी मतलब नहीं समझे कि ये जो है सर क्योर ही नहीं हो सकती ना आपकी। खतरनाक क्यों है? खतरनाक का मतलब ये है कि सर क्योर हो सकती है नहीं हो सकती, इस आधार पर खतरनाक है। सर ये क्योरेबल नहीं है इसलिए खतरनाक है। ये सर अगर आप चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में तो ये चेंज, आप रिसेप्टर्स वगैरह सही हो जाएंगे, आपकी सेल्स काम कर सकती हैं, है ना, ये सही लाइफस्टाइल। हो जाते हैं। हाँ तो मतलब खतरनाक कौन सी सर? जो कभी ठीक नहीं हो सकती वही तो खतरनाक होगी इस आधार पर तो, निशांत जी। ओके सर। हाँ ठीक है, तो ओके इतनी बात क्लियर हुई। अब सर एक और टाइप का, किसी और का प्रश्न नहीं है ना? अब एक और टाइप है डायबिटीज का, एक मेरा और। है। हाँ जी पूछिए सर। सर आहार विहार से भी ठीक कर सकते हैं या फिर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा? ना आहार विहार से भी ठीक कर सकते हैं। आहार को कहते हैं ना भोजनम वे सर्वोपरि औषध, है ना, कि भोजन सबसे बड़ी औषधि है। आहार से ठीक कर सकते हैं किसी भी तरीके का ना। हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 जीवन के उप स्तंभ बोले जाते हैं, स्तंभ बोले जाते हैं, कि सर ये अगर ठीक है तो आपको बीमारी नहीं होगी, इनको ठीक कर लीजिए बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी हरियाणा जी अशोक जी। तो टाइप 1 वालों की एज क्या वो लंबी हो सकती है, मतलब होती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रॉयड है ना सर पहले ही, 30 साल से पहले ही होगी मोस्टली, ठीक है, और वो लंबे टाइम तक चल सकते हैं, आफ्टर 30 ईयर भी चलेगी वो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि 30 साल होगी तो वो ठीक हो जाएगी बीटा सेल, ऐसा तो कुछ नहीं है, खराब ही होगी जो, है ना, ठीक है। तो ऐसे देख शुरुआत उसकी मिलती है हमें कि सर पहले ही हो जाती है वो, है ना, ठीक है, ये मतलब है, इसलिए इसको जुवेनाइल बोला। तो इसका उत्तर मिला आपको। फिर सर हम अब देखते हैं इन चीजों को और अच्छे से गहराई से, इसको क्लियर कर लेते हैं हम कि सर डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज के नाम से जाती है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों है सर? क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है सर, आपका भोजन जो होता है पच रहा होता है ना, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का फिर ब्रेकडाउन होता है सर एटीपी में या फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ना। तो सर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्योंकि डायबिटीज हो गया तो आपकी ग्लूकोज जो हो रही है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, मतलब पच नहीं पा रही, एक चीज का दूसरी चीज में रूपांतरण हो रहा है शरीर में, हम क्या कहते हैं सर, जठराग्नि का कार्य या फिर पचना कहते हैं उसको, हम ना वही तो कहते हैं डाइजेशन, ठीक है, एक चीज का दूसरी चीज में रूपांतरण होने जाना, मतलब एक चीज पच गई है आपकी, डाइजेस्ट हो गई है, तो वो दूसरा रूप ले लिया उसने, भोजन आपका डाइजेस्ट हो गया तो उसने रस का रूप ले लिया, रस डाइजेस्ट हो गया, रक्त का रूप ले लिया, रक्त डाइजेस्ट हो गया, रस रक्त मांस का रूप ले लिया, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तो सर अब मेटाबॉलिक मैंने बताया था कि सिर्फ नए पचना है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब पचने का कार्य से होते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और सर अगर ये नहीं पचेगा तो उसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मतलब डायबिटीज कैसा है सर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और दूसरी बात,
मेटाबॉलिक डायबिटीज कही जाती है कि सर स्ट्रेस से हो जाती है, होती है या नहीं होती? होती है सर। एक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है आपका डायबिटीज जो है कि स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है। स्ट्रेस डिसऑर्डर क्यों है सर? क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, कौन सा नर्वस सिस्टम हैवी होता है आपका, कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक। वेरी गुड। स्ट्रेस में आपका सिंपैथेटिक है ना, सिंपैथेटिक एक्टिव हो जाएगा। और सिंपैथेटिक का मतलब आपको पता है कि सर जैसे सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाए तो हर चीज को श्रिंक कर देता है, दबा देता है, प्रेस कर देता है, कंप्रेस कर देता है। मान लीजिए आपके एनल स्फिंक्टर है तो एनल स्फिंक्टर को टाइट कर देगा बहुत ज्यादा, तो उससे सर मल त्याग नहीं होगा, मतलब कब्ज हो गई है ना, इससे स्ट्रेस से कब्ज हो गई। ठीक है, आपके पेट में सर पाइलोरिक स्फिंक्टर था, स्टमक के नीचे जस्ट है ना, स्टमक था आपका इस तरीके से करके, ठीक है, और यहां पर आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर था। ये यहां पर सर भोजन ऊपर से तो खा रहे हैं आप, इस थैली में इकट्ठा हो रहा है, बट ये सर स्ट्रेस इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है कि यहां से सर पहली बात तो भूख ही नहीं लगेगी स्ट्रेस में, है ना, आपकी जो ग्लैंड्स हैं HCl वगैरह सिक्रेट ही नहीं होने देगी। फिर भी धक्के से अगर कोई अपना प्रिय बंधु मित्र समझ के बेटा खा लो करके खिला देता है, धक्के से कहर ढा देता है हमारे पर, तो वो क्या है, आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको आगे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, उसने टाइट किया हुआ है पाइलोरिक स्फिंक्टर को, वो आगे भोजन को नहीं ट्रैवल करने देगा। तो इसलिए सर ज्यादा उदासी में या फिर ज्यादा हर्षोल्लास में सर अपने को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें सुनी होगी आपने, है ना। सामान्य स्थिति में आराम से आरामदायक स्थिति में आप भोजन करें, नहीं ज्यादा हर्षोल्लासित होकर के, है ना, ना ही ज्यादा डिप्रेस्ड होकर के। क्योंकि सर अगर धक्के से खा भी लिया, मुंह से आगे चला गया वो आके, है ना, तो आगे जो आगे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है सिंपैथेटिक, वो सर उसको भोजन को ट्रैवल नहीं करने देगा, छोटी आंत में ही पड़ा रहेगा, और पड़ा रहेगा ज्यादा देर तक, जितनी देर तक अंदर पड़ा रहेगा सर वो बीमारी पैदा करेगा, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और सर आपकी जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स के भी तो मुंह है, माउथ है मान लो, इनके भी स्पिंचर जो है टाइट हो जाएंगे ग्लैंड्स के। अगर इनके स्पिंचर्स अगर टाइट हो गए तो टाइट होने सर ये सीक्रेट नहीं कर पाएंगे कोई जूसेस, कोई हार्मोन्स को। तो सर ऐसे ही एक पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती है उन पर सर इंपैक्ट पड़ता है, उनसे सर इंसुलिन जो निकलता है वो निकल नहीं पाता है स्ट्रेस की कंडीशन में, क्योंकि वो टाइट हो गई है ना, स्टोर कठोर हो गई है। और जो अपनी सेल्स थी नॉर्मल, उनकी सर जो लेयर है वो भी हार्डन हो गई है ना पहले से ज्यादा। तो इंसुलिन अगर निकल भी जाता है कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में, तो सर वो भी जो है अपना स्ट्रेस के कारण वो हार्ड हो चुकी है, अपनी सेल की लेयर्स जो होती है सेल मेम्ब्रेन, तो सर वो इंसुलिन को अंदर नहीं आने दे रही। तो मतलब सर आपकी डायबिटीज हो सकती है, बात समझ रहे हो। मतलब सर स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, है ना। तो स्ट्रेस सर प्रज्ञाप्रादो ही सर्वरोगाणाम मूल कारणम, तो स्ट्रेस सर आपकी डायबिटीज को भी पैदा कर सकता है, बात समझ गए। और कौन सी डायबिटीज को सर? टाइप 2 की ज्यादा संभावना है। टाइप 1 तो सर वैसे ही हो जाएगी ना, स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को वैसे ही है बचपन से ही, ठीक है। टाइप 2 की ज्यादा संभावना है, क्लियर है सर बच्चों। स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है। और क्या होता है डायबिटीज में, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। टाइप 1 जो होती है आपकी डायबिटीज, वो सर पहले होती है, बचपन में होती है, चाइल्डहुड हो जाती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, अडल्ट ऑनसेंस होती है, लगभग 30 साल के बाद में होती है, और ये 30 साल से लगभग पहले हो जाती है, कभी भी हो जाती है, बचपन में भी हो सकती है, 10 साल में भी, 11 साल में भी, 12 में भी, कभी भी, है ना, ठीक है, ओके। टाइप 1 डायबिटीज की बात हमने की सर, टाइप 1 डायबिटीज वो थी इंसुलिन डिपेंडेंट जुवेनाइल डायबिटीज थी। इसमें बीटा सेल जो है अपना प्रोडक्शन रोक देती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिस कारण से आपका शुगर लेवल बढ़ता है, इसीलिए इसको हमने टाइप 1 डायबिटीज कहा, ठीक है। और इंसुलिन की कमी हो गई तो सर ग्लूकोज जो होती है उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, और ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे तो सर ग्लूकोज आपका ब्लड में ही रह जाएगा, और ब्लड में रह गया तो ब्लड हाई शुगर हो गया, है ना, सिंपल, ओके। अगर ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया तो क्या क्या हो सकता है सर? एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, पोलीयूरिया हो जाएगा, यूरिन बार बार आएगा, शुगर के रोगी को बार बार यूरिन आता है। क्यों आता है सर? क्योंकि अब सर आपका ग्लूकोज जो है पच तो नहीं रहा यूरिन में, तो अब क्या होगा, किडनी अपना हेल्प करेगी, सारा शरीर अपने को बचाने में लग जाता है हर कोई, है ना, ये काम नहीं कर रहा तो हम काम कर लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। किडनी अपना ज्यादा काम करेगी, किडनी क्या करेगी, ब्लड आएगा और उसको बहुत ज्यादा निचोड़ देगी, है ना, निचोड़ेगी, तो उसमें से सर वो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको निकालने की कोशिश करेगी, हर बार एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकालने की कोशिश करेगी किडनी। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकालेगी कब? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ, बार बार उसको छानेगी और ज्यादा से ज्यादा छान करके पानी में मिला करके, यानी यूरिन बना करके बाहर निकालेगी, और बार बार निकालेगी तो सर बार बार मूत्र त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो पोलीयूरिया हो गया सर, बार बार मूत्र ज्यादा आता है। ये आपने व्यवहार में अगर किसी को डायबिटीज देखी है तो उसको पोलीयूरिया की समस्या देख ली होगी। सर अगर यूरिन बार बार निकलेगा तो सर पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन होगा तो सर आपको पानी पीना पड़ेगा बार बार, तो मतलब सर आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, थ्रस्ट पैदा हो जाएगी, ठीक है, ये भी क्लियर है। हाँ जी, किसी का माइक ऑन है क्या? ओके, फिर उसके बाद में सर ये इंसुलिन का इंजेक्शन कितना टाइम का गैप करना पड़ता है? ये तो भाई उस पेशेंट पर डिपेंड करता है, उसकी कैसी कंडीशन है, मुझे इस चीज के बारे में अधिक पता नहीं है संगीता जी, इसके बारे में मुझे पता नहीं है क्लियर, पेशेंट पर डिपेंड करता है
किरण जी, ठीक है सर। ठीक है। मुझे और इसके बाद, हाँ जी धर्मेंद्र जी। ये उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो कितने हाई उसमें चल रही है, उसी के अनुसार उसकी क्वांटिटी को तय किया जाता है। अच्छा, हाँ तो उत्तर यही है, हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा बोला आपने, बहुत ही अच्छा, शाबाश। ठीक है, तो कांस्टेंट हंगर, भूख बनी रहती है सर, है ना, भूख लगी रहती है, ठीक है। ओके, क्योंकि सर ग्लूकोज जो होता है किडनी के थ्रू आपका निकल रहा है ना, हाई लेवल था, ग्लूकोज पच नहीं रहा है आपके शरीर में, तो सर आपको क्या एनर्जी नहीं मिल रही, ब्लड में तो है पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सर ऊर्जा नहीं मिल रही ना आपको, डाइजेशन से ही ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज की, तो आपको भूख ज्यादा लगेगी ऊर्जा के रूप में, है ना। ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा सर, क्योंकि डायबिटीज जो है आपका ग्लूकोज को पचने ही नहीं दे रहा, शरीर में लगने ही नहीं दे रहा सर, वो आपका निकलता जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके, विजन चेंजेस होता है सर, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, ब्लड में, तो सर आपका आईज जो होती है धीरे धीरे, जो आपका विट्रस ह्यूमर होता है और आपका जो एक्टिव ह्यूमर होता है सर, उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो सर आपको जो विजन होता है, जो आपका लेंस होता है, कॉर्निया होता है, उसके अंदर सर आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। फैटिक सर, थकान भी आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं रहता, थकान भी आ जाएगी, है ना। और अगर सर एक बार घाव हो गया, जो हमारी ये होती है, क्या कहते हैं उसको, जो वेन्स होती है, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर सर जब ग्लूकोज ज्यादा रहती है, तो ग्लूकोज ज्यादा होने से सर ये जो चीजें ना आसपास के, ये जो एपिथेलियल टिश्यू था, है ना, वो सर गलने लगता है, मतलब एक तरह डेथ होने लगती है उसकी, तो सर वो जब डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाता है वो सेल्स, तो क्या होता है, ग्लूकोज जो होती है उनके पास चिपकती है, तो जब इनके साथ लगेगी, तो सर अगर बाई चांस यहाँ पर कोई घाव हो गया, तो जैसे ही घाव होगा, यहाँ पर प्लेटलेट्स भी आपके अंदर, विटामिन के भी है, सब कुछ है, तो घाव होते ही सर यहाँ पर जो होता है प्लैक नहीं बन पाएगा आपका, प्लग जिसको हम बोल रहे थे, किसका, प्लेटलेट्स का, क्योंकि टिश्यू की सहायता से तो वो प्लग बनता है, प्लेटलेट्स का वो नहीं बन पाएगा सर। अगर एक बार घाव हो गया, तो आपका घाव जो होता है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि आपकी जो लेयर्स है एपिथेलियल टिश्यू की वो खराब हो गई, तो सर वो घाव बढ़ता बढ़ता आपका क्या बन सकता है, गैंग्रीन बन सकता है, मतलब भयानक घाव, जिसको मतलब एक बार अगर थोड़ा सा जख्म हो गया तो वो ठीक ही नहीं होता उसका, उसको गैंग्रीन बोलते हैं, मतलब पूरा अंग काटना पड़ जाता है, ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है ना। लो ब्लड शुगर को क्या बोलेंगे सर, हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज की कमी होगी, हाइपो मतलब कमी होना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कमी होना, और हाई ब्लड शुगर में सर आपका हाइपर हो जाएगा ग्लूकोज, हाइपर ग्लूको मतलब ग्लाइसीमिया हो जाएगा। बात क्लियर है सभी की, इतनी बातें शुगर लेवल पर डिपेंड करता है, हाँ रुचिका जी, ठीक है, ओके। तो सर इतनी बातें क्लियर है टाइप 1 की। टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, अडल्ट्स में मेनली होता है, इंसुलिन तो बनता है परंतु वो काम नहीं कर पाता, फंक्शन नहीं कर पाता। इसमें मेन काम क्या होता है सर, आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के कारण सर आपकी सेल्स जो होती है रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है, मोटापा इसका मेन कारण हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब तो ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे फिजिकली, है ना, फिजिकली काम नहीं करो तो मोटापा आएगा, आलस आएगा, है ना, शरीर निष्क्रिय हो जाए, ग्लैंड्स काम नहीं करी, तो सर आपकी टाइप 2 डायबिटीज होगी। और ये जो बाकी के सेम रीजन आपको टाइप 1 की तरह इसके जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही आते हैं कि ग्लूकोज लेवल जो है वगैरह बढ़ जाता है। टाइप 2 हो गया। एक सर डायबिटीज और होती है आपकी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ये मेनली प्रेग्नेंट लेडीज में होती है। क्यों होती है सर प्रेग्नेंट लेडीज में? इसलिए होती है क्योंकि उनको जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो उस टाइम पेनक्रियाज जो होती है, जैसे ओवेरीज होती है गर्भाशय में, बच्चा जब बन रहा होता है तो पेनक्रियाज होते हैं अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती, इसलिए आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उनमें हल्की सी कब्ज की भी शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है क्योंकि आंतें अच्छे से काम नहीं कर पा रही, है ना, कॉम्प्रेस हो जाती है, और सर आपकी जो पेनक्रियाज है वो भी काम नहीं कर पाती, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहती है, बट आफ्टर प्रेगनेंसी ये ठीक हो जाती है। बट ये लगभग 2-4% औरतों में होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज नॉर्मली, नहीं नॉर्मली जो अगर फिजिकल वर्कआउट कर रही है लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 6 से 7 महीने तक कर सकते हैं प्रेगनेंट जो अपना फिजिकल वर्कआउट, जैसे मान लो नॉर्मल काम, है ना, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करना अगर बच्चा हेल्दी चाहिए तो आपको, और नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो लेडीज जो है करती रहती है नॉर्मल काम तो उनमें कम होता है, बट वैसे 2 से 10%, 4% के आसपास लेडीज में ये वाली डायबिटीज मिलती है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, जो प्रेग्नेंट लेडीज में होती है, और प्रेगनेंसी के बाद मतलब आफ्टर डिलीवरी ये नॉर्मल अपने आप ही ठीक हो जाती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ठीक है, डन। हाँ जी, गैंग्रीन जो होता है ग्लूकोज की वजह से होता है, हाई ग्लूकोज हो गया आपका तो ब्लड वेसल जो होते हैं वो खराब हो गई, अंदर से एंडोथेलियम जो था आपकी लेयर वो खराब कर दी वहां की, तो अब सर घाव भरने का नाम ही नहीं लेगा ना, तो प्लग नहीं बनेगा ना उसका। ग्लूकोज खराब करता है क्या ये एपिथेलियल टिश्यूज को? हाँ, एपिथेलियल टिश्यू हाई ग्लूकोज बन गया तो वो क्या होगा, आपकी एपिथेलियल लेयर कहां पर, एपिथेलियल टिश्यू सर हर ऑर्गन के ऊपरी लेयर पर पाया जाता है, सिक्योरिटी करता है अंदर की, तो यहाँ पर भी सर ऑर्गन है ये एक ब्लड वेसल्स, है ना, एक इसके ऊपर वाली लेयर बाहर वाली और अंदर वाली लेयर सबसे बाहर, है ना, तो उसके अंदर भी सर एंडोथीलियम मतलब एपिथेलियल का एक प्रकार पाया जाता है, तो वो ग्लूकोज लेवल जब बढ़ेगा तो इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको, है ना, जैसे जैसे डिस्ट्रॉय करेगा तो सर क्या करेगा, यहाँ पर मान लो कोई घाव हो गया बाई चांस, यहाँ से कोई फट गई है कोई वेन्स वगैरह वेसल वगैरह, तो क्या होगा, ये भर नहीं पाएगी अभी क्योंकि यहाँ प्लग नहीं बन पाएगा, प्लेटलेट्स का नहीं बनेगा, तो सर वो घाव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको वो दोनों तरह की डायबिटीज में हुआ? हाँ हाँ दोनों में, ठीक है,
शुगर लेवल जितना हाई होगा ना, 200-250 है मान लो, है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो इंसुलिन ले लेता है क्योंकि उसका पच गया। अब इंसुलिन इसमें ले तो सकता ही नहीं, टाइप 2 में, डायबिटीज में इंसुलिन ले नहीं सकता, तो सर वो ज्यादा संभावना, गैंग्रीन ज्यादा बनने की संभावना मतलब टाइप 2 में होगी। टाइप 1 में भी बन सकता है, अगर उसको इंसुलिन नहीं मिल रहा है ना, बाहर से नहीं मिल रहेगा, सर ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। अगर इंसुलिन ले लिया तो ठीक है, नहीं मिला तो सर उसका सिस्टम बुरा हो जाएगा, उसके भी गैंग्रीन हो जाएगा अगर छोटी सी चोट लग गई तो। इसलिए डायबिटीज के रोगी को चोट से बहुत जरूरी होता है बचना। पेट में इंजेक्शन जो लगाते हैं इंसुलिन के टाइप 2 के नहीं होते हैं क्या? हाँ वही होता है, वो टाइप 2 का ही होता है, वो सीधा, है ना, पेनक्रियाज पर लगता है, ठीक है, ताकि पेनक्रियाज जो है अपना काम करने लग जाए, ठीक है। ओके, तो अब इसी, यस प्लीज। वैसल जो आपने बताया इसको तो छोड़ो, अगर किसी एक्सीडेंट में भी अगर लग भी जाती है कहीं पे भी, तो मतलब वो भी घाव भरने में काफी समय लगता है, अच्छा, अगर हाँ किसी को डायबिटीज है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटीज में मतलब कि अगर आपने खुजली भी कर ली ना, मैंने ऐसे पेशेंट देखा है, डायबिटीज थी जिनको खुजली कर ली, थोड़ा सा खून आ गया हल्का सा, और वो खून बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा हो गया कि उनका घाव बन गया पूरा जबरदस्त तरीके से, और इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती है उस रोगी के लिए जब डायबिटीज हायर लेवल पर हो ना, ऐसी कंडीशन होती है, खुजली भी नहीं करने देते उसको, और उसको खुजली आती भी बहुत ज्यादा है ना, शरीर में ऐसे थोड़ा सा मच्छर काट जाए ऐसे ऐसे हल्की सी हो ही जाती है, और होते ही उसकी स्किन जो होती है बिल्कुल काम करना बंद कर ही जाती है सर, क्योंकि उसकी लेयर जो है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बिल्कुल डेड हो चुका है, स्किन ड्राई हो चुकी है उसकी बिल्कुल, है ना? तो दिक्कत होती है सर उसको, है ना। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थीगण। धर्मेंद्र जी ने 1 और 4 दोनों उत्तर दे दिए, बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र जी, शाबाश। चार के साथ वो गलती से हो गया। ठीक है, रुचिका जी ने 1 उत्तर दिया है, फिर धर्मेंद्र जी देख लो, अब मत बोलना मुझे। 4 के साथ है धर्मेंद्र जी अकेले ही 4 के साथ है, बाकी सब बात अलग है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, धर्मेंद्र जी अकेले ही 4 के साथ है, शाबाश धर्मेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया। कौशिला जी, निशांत जी, रुचिका जी, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात हुई, बाकी सब सो गए क्या, उत्तर क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। ओके, तो सात्विक मैंने बताया था, सात्विक का मतलब सर 7 से ए का 7 होना चाहिए, ए का 7 मतलब सर A2 है ना, A2 दो जगहों पर है सर। ओके, तो तामसिक मैंने बताया था, तामसिक सर, तामसिक तय से 3 उत्तर निकाला था हमने, है ना, तो तामसिक सर C का 1 होना चाहिए, तो C का 1 भी 2 जगह पर है। त्रिदोषज अगर देखा जाए सर, राजसिक सर, राजसिक कितना होता है, राजसिक 6 प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे होता है, तो B का 3 होना चाहिए सर, B का 3, A का 2 और C का 1, है ना, तो आपका 1 उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से, और D का 4 हो जाएगा। त्रिदोषज जो होंगे शारीरिक वो सर 1 होते हैं, मतलब 1 का मतलब क्या है कि एक प्रकृति बन जाती है ना, प्रकृति की बात कर दी यहाँ पर, ठीक है, त्रिदोष से आधारित त्रिदोषज प्रकृति जो होती है वो एक प्रकार की कर दी इन्होंने, ठीक है, अलग कर दी, शारीरिक प्रकृति बना दी इन्होंने, ठीक है। ओके, तो यहाँ इन्होंने इस तरीके से मिलान करना पूछा था। खैर आपका प्रश्न धर्मेंद्र जी, आप 4 के साथ थे, परंतु इसका राइट आंसर जो होगा 1 उत्तर होगा। के साथ हूँ, वो तो मेरे से गलती से हो गया, आता सब था मेरे आपने से। बोल मैंने दी गलती, लास्ट और वो देखा बीच ठीक वाला नहीं देखा, ठीक है, तब चलो कोई आ नहीं, गया। एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, बस इतना सा आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का, समय हो चुका आपका, लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, जल्दी समझ करके धर्मेंद्र जी उत्तर देंगे आप, बिल्कुल समझ के साथ, है ना, सभी बच्चे समझ के साथ उत्तर देंगे। तो अम्ल और लवण रस प्रधान आहार जो है वात शामक होते हैं, तो वही लिख लेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, है ना, कटु, तिक्त और कषाय। सर नीचे वाले जो हैं ये तीनों के तीनों वात वर्धक होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो होते हैं सर तीनों के तीनों वात नाशक होते हैं, वात नाशक होते हैं। तो अब बस इतने भी से आंसर मिल जाएगा अपने को। अम्ल और लवण रस प्रधान जो आहार है वात शामक होते हैं, मतलब वात को डाउन करेंगे, शमन कर देंगे, है ना, ठीक है। तो सर ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अम्ल और लवण सर वात शामक में है, यहाँ पर अपने को साफ दिख रहा है, यहाँ पर, है ना, साफ दिख रहा है। ओके, ये बात पूरी तरह से क्लियर है, मतलब सर अपने को अगर वात का रोगी है तो उसको ये 3 आहार हम दे सकते हैं, है ना, ये 3 गुणों वाले ये देने चाहिए सर, वात का अगर कोई रोगी है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली लाइन कि अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। तो सर एक जगह तो कह रहे हैं कि वात को शामक करेगा और एक जगह अपथ्य कह दिया, दोनों जगह कंट्रोवर्सी है, दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है, मतलब दोनों तो कभी ठीक नहीं होंगे, पहला और दूसरा उत्तर तो कभी नहीं होगा इसका, ना तो ये होगा ना ये होगा, है ना, पहला दूसरा उत्तर कभी नहीं होगा, तो मतलब या तो सी होगा या डी होगा। सर हमें ये कंफर्म है कि ए तो 101% क्लियर है, ये तो हमने अच्छे से पढ़ा है, आयुर्वेद बहुत अच्छे से पढ़ लिया सर, हम आयुर्वेद के ज्ञाता है, दूसरे शिशु बन चुके हैं हम, ठीक है। तो ए तो कंफर्म है, बी नहीं है, क्योंकि बी में अपथ्य कह दिया, बी में अगर शामक है तो सर खाने चाहिए ना ये दोनों आहार, है ना, तो ये सर आर आपका रोग है, तो मतलब ए सही है और आर गलत है। इस प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया बच्चों को, हाँ जी, आपने सुपर हरियाणा की क्लास में है या चले गए, ठीक है। तो सभी विद्यार्थीगण
आदरणीय सरिता जी, अनिल जी, धर्मेंद्र जी, तिशांत जी, जीएस पीछे से राजघाट से वीरेंद्र सर, जन्नेहा योगी, ज्योति जी, कौशिला जी, किरण जी, कीर्ति जी, कृष्णा जी, मणिका जी, पारुल जी, रक्षा जी, रुचिका जी, संगीता जी, शीला जी, सुपर हरियाणा हरियाणा, अशोक जी, जी आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। अच्छा विकास कुमार जी, योगा एंड यू, योगा फिट ट्यूबर, ठीक है। तो धन्यवाद। 2019 एग्जाम की आंसर की मिल जाएगी क्या? 19 जून 2019 की मेरे पास एग्जाम की नहीं है, शायद दिशांत जी के पास होगी, वो प्रोवाइड करवा देंगे आपको, या किसी के पास मिलती है तो मैं दे दूंगा आपको ना, अदरवाइज वीडियो जल्दी बना देंगे हम। आज योग उपनिषद का था ना सर? हाँ था, बिल्कुल था, परंतु समय नहीं है तो अभी नहीं सुन सकते ना, बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मेरे बच्चे हुए थे प्रश्न, कुछ बच्चे हुए ना अभी तक आहार एंड इसके कफ के, वो कभी भी पूछ लूंगा मैं, आप पढ़ते रहो, अब सारा सिलेबस करवाया, मेरा जहां से मन करेगा मैं वहां से पूछूंगा, अब है ना, भूल जाएंगे है ना, ऐसे कैसे भूल जाओ, फिर एग्जाम में कौन याद रखेगा, सारा याद रखो, अब हर तरीके से तैयारी रखो, एक बार पढ़ लिया भूलना नहीं है किसी कीमत पर। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन चीजों को समझें आप, है ना, और इनके अनुसार ही प्रश्न बनने हैं, समझ के साथ ही आंसर देने हैं, है ना, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके, इससे बाहर नहीं बनने वाले प्रश्न, समझ होनी चाहिए आप में सारी चीजों की, रट्टा नहीं, समझ, फिर रट्टा लगाओ अपने तरीके, समझ के साथ रट्टा लगाना, ये ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्यूरेट योगा, आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, जो भी आप लोगों में से वीडियो ये देख रहा है तो उसको ये समझ में आ गया होगा थंबनेल देखते ही कि एक्यूरेट योगा की अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों ऐप के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। एंड्रॉयड फोन में आपको गूगल प्ले स्टोर इजीली मिल जाएगा, उसको ओपन करेंगे, सर्च बार में आप सर्च करेंगे एक्यूरेट योगा। जैसे ही आप एक्यूरेट योगा सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको ऐप दिखाई देगी एक्यूरेट योगा की, उसे आप ओपन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप ओपन होगी। जैसे ही ऐप ओपन होने पर आपको अपना फ़ोन नंबर भरना होगा। आप इसमें जल्दी से अपना फ़ोन नंबर भर देंगे, जो भी नंबर है आपका। तो जो OTP होगा उस OTP को यहाँ फिल कर देंगे आप। OTP फिल करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं। दोस्तों स्टूडेंट बटन पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आपको अपना नेम फिल करना होगा। नेम के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, फिर उसके बाद में रजिस्टर कर देंगे आप। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा CSIR UGC नेट, आप इस पर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। ओके, उसके बाद में आप जैसे ही ऐप में जाएंगे तो आपको नीचे बैचेस दिखाई देंगे, होम दिखाई देगा और स्टोर दिखाई देगा। तो स्टोर पर आप क्लिक करेंगे। स्टोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा। कोर्स में आप जो कोर्स दिया गया है उसे आप परचेज करेंगे। इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट स्टेट पूछा जाएगा। आप जहां से भी हैं वहां से आप टिक कर देंगे। सपोज आप दिल्ली से, मैं दिल्ली सिलेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करते हैं। फिर आपसे बाइंग का ऑप्शन आएगा। आप गूगल पे से या फोन पे से, आप जिस तरीके से आप पे करना चाहते हैं, इसमें वैलेट से, UPI ID से, नेट बैंकिंग, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट होगी, पेमेंट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सपोज किसी भी यूनिट को आप ओपन करते हैं, तो इसको ओपन किया जैसे फर्स्ट यूनिट को, तो आपको यहाँ पर यूनिट 1 की सारी वीडियोस नीचे मिल जाती है। जो भी सारे लेक्चर्स हैं मैंने सारे के सारे इसमें रख दिए हैं। सारे यूनिट 1 में आपके कवर हो गए टॉपिक। तो इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके दिख रहा होगा ये ब्लू बटन है, जिससे आप इस पर क्लिक करके वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप अपनी YouTube की वीडियोस को डाउनलोड करते हैं ऐप में, ऐसे ही इन वीडियोस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है जिन बच्चों के लिए नेटवर्क की दिक्कत होती है या नेटवर्क की वजह से जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और नेटवर्क कम होने के बावजूद आप इनको ऑफलाइन डाउनलोड लगा दीजिए और फिर बाद में जब आप चाहें तब इन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं बिना कोई डाटा खर्च किए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए UGC नेट JRF के जितने भी सिलेबस है वो मैंने सारा का सारा इस ऐप में डाल दिया है। इसके साथ में ही हमारी प्रतिदिन डेली लाइव क्लास भी चलती है, तो उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी आप कर सकेंगे इसी ऐप के साथ में, इन्हीं चार्जेस में। तो दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए और डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।